हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और मैं इस वीडियो में विलियम बटलर ईट्स की पोएम नो सेकंड ट्रॉय को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स बिगिन। पोएम को समझने के लिए हम सबसे पहले पोएम के इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। नो सेकंड ट्रॉय पोएम लिखी गई थी विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। ये पोएम 1910 में द ग्रीन हेलमेट एंड द अदर पोएम्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। विलियम बटलर ईट्स को इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट आयरिश राइटर के रूप में जाना जाता है। वो पोएट, प्रोज राइटर होने के साथ साथ थिएटर भी मैनेज करते थे और आयरिश मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल थे। ईट्स ने कभी वायलेंट स्ट्रगल में भाग नहीं लिया, लेकिन कल्चरल नेशनलिज्म, रिवाइवल ऑफ फोक एंड ओरल ट्रेडिशन ऑफ आयरलैंड उनके एरियाज ऑफ एक्टिविटी थे। नाउ पोएम को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड की जानकारी चाहिए होगी। सो लेट्स बिगिन। पोएम में तीन मुख्य कैरेक्टर्स हैं, ईट्स जो पोएट हैं, मॉडगॉन और आयरलैंड की जनता। ईट्स के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हमने जान ही लिया है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें मॉडगॉन से प्रेम था। मॉडगॉन एक ब्यूटीफुल आयरिश नेशनलिस्ट थी जो आयरलैंड के वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत एक्टिव थी। 1889 में मॉडगॉन से पहली मुलाकात में ही ईट्स उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। वो उनकी मित्र भी बन गई और आयरिश प्लेज जो ईट्स प्रोड्यूस करते थे उनमें ईट्स के साथ वो एक्टिंग भी करने लगी। लेकिन ईट्स के कई बार प्रपोज करने पर भी मॉडगॉन ने उन्हें मना कर दिया और मेजर जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली। मैकब्राइड भी आयरलैंड के फ्रीडम मूवमेंट में वायलेंट रिवॉल्यूशंस के लीडर थे। 1916 ईस्टर अपराइजिंग में मेजर मैकब्राइड की डेथ हो गई, तो फिर से ईट्स ने मॉडगॉन को प्रपोज किया, लेकिन मॉड ने उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया। इतना सब होने के बाद भी ईट्स मॉडगॉन के ब्यूटी और पर्सनालिटी से जीवन भर फैसिनेटेड रहे। एक अजीब बात यह भी है कि मॉडगॉन के मना करने के बाद ईट्स ने मॉड की बेटी को प्रपोज किया और उसने भी ईट्स को मना कर दिया। पोएम के तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं आयरलैंड के कॉमन लोग, जिनके बारे में ईट्स की ओपिनियन बहुत अच्छी नहीं है और पोएम में वो कई बार मॉडगॉन के सामने आयरलैंड के कॉमन लोगों को नीचा दिखाते देखे गए हैं। एक और बात जाननी जरूरी है। एक ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी के अनुसार, जो पोएम के टाइटल को भी एक्सप्लेन करती है, ट्रॉय एक बहुत सुंदर और सिविलाइज्ड राज्य था जिसका राजकुमार पेरिस था और ग्रीस का एक पार्ट था स्पार्टा। उस स्पार्टा राज्य की रानी थी हेलेन, जो मेलेनियस की वाइफ थी। हेलेन की सुंदरता दूर दूर तक विख्यात थी, लेकिन पेरिस के साथ हेलेन ट्रॉय चली गई और मेलेनियस के साथ ग्रीस के सारे राजाओं ने ट्रॉय पर आक्रमण कर दिया और ट्रॉय को जला दिया। तो यही रेफरेंस पोएट ने टाइटल में लिया है, जिससे कि टाइटल का नाम पड़ा है नो सेकंड ट्रॉय। नाउ लेट्स मूव टू द पोएम। पोएम को रिटोरिकल क्वेश्चन की हेल्प से स्ट्रक्चर किया गया है। मतलब क्वेश्चन का उद्देश्य कुछ पॉइंट रखना है, ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना है, न कि आंसर प्राप्त करना। पहले 5 लाइंस में पहला रिटोरिकल क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें मॉडगॉन को पोएट ईट्स सभी एक्यूजेशंस से यानी आरोपों से मुक्त करना चाहता है, चाहे वो पोएट की लाइफ मिजरेबल बनाना हो या वायलेंट स्ट्रगल में आयरलैंड के लोगों को ले जाना। लाइंस हैं, Why should I blame her that she filled my days with misery, or that she would of late have taught to ignorant men most violent ways? पोएट कहता है, मैं क्यों ब्लेम करूं उसे यानी मॉडगॉन को कि उसने मेरे समय को दुख और दुर्दशा से भर दिया था। मैं क्यों उसे ब्लेम करूं कि उसने हाल ही में अज्ञानी लोगों को हिंसा के सबसे भयानक मार्ग दिखाए। आगे की लाइंस हैं, और hurled the little streets upon the great, had they but courage equal to desire। या इन छोटी सड़कों गलियों को महानता की तरफ धकेलने के लिए मैं उसे क्यों ब्लेम करूं? क्या उन आयरलैंड के लोगों के पास करेज था जितनी इच्छा थी? इन 5 लाइंस में पोएट मॉडगॉन को निर्दोष मान के उस पर लगे सारे आरोपों से यानी एक्यूजेशन से उसे फ्री करना चाहता है, एब्जॉल्व करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मॉड को पोएट के दुख और दुर्दशा का कारण माना जाए,
जबकि हम जानते हैं कि मॉड ने पोएट के मैरिज प्रपोजल्स को ठुकराया था, जिससे उसे दुख हुआ था। दूसरी बात, पोएट यह भी नहीं चाहता है कि आयरलैंड के लोगों को हिंसक क्रांति की तरफ भड़काने का आरोप जो मॉड गॉन पे लगा था, क्योंकि उसने वायलेंट रिवॉल्यूशन जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुआ था उसको लीड किया था। तो ये इस आरोप से भी पोएट मॉड गॉन को मुक्त करना चाहता है। पोएट ये तर्क देता है कि आयरलैंड के कॉमन लोग अज्ञानी थे, जबकि स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन ये सब उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी इच्छा, डिजायर तो थी कि आयरलैंड इंडिपेंडेंट हो, परंतु करेज नहीं था स्ट्रगल करने का उन कॉमन लोगों में। यहाँ लिटिल स्ट्रीट, द ग्रेट, ये जो इमेजेस हैं फोर्थ लाइन में जक्स्टा पोजिशन में जो दिख रहे हैं, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईट्स का विश्वास आयरलैंड के कुलीन बड़े घर के राजसी परिवारों में था, और उनके अनुसार नेशनलिज्म के एजेंट्स बड़े कुल परिवार के ही लोग हो सकते थे, क्योंकि जिन कॉमन लोगों को मॉड ने चुना था वायलेंट स्ट्रगल के लिए, उनमें न तो ज्ञान था और न ही साहस था उनकी डिजायर के बराबर। यानी ईट्स के अनुसार जो कॉमन लोग थे उनके पास डिजायर तो था कि आयरलैंड इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन उनके पास स्ट्रगल करने के लिए जो करेज होना चाहिए वो नहीं था। इसलिए ईट्स चाहता है कि मॉड गॉन को उस एक्यूजेशन से मुक्त किया जाए। नाउ पोएम के सेकेंड ग्रुप ऑफ 5 लाइन्स में सेकेंड रिटोरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। लाइन्स हैं, व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल विद अ माइंड, that nobleness made simple as fire, with beauty like a tightened bow, a kind that is not natural in an age like this, being high and solitary and most stern. यहाँ पोएट मॉड गॉन के माइंड को प्रेज कर रहा है, एग्जॉल्ट कर रहा है कि पता नहीं कैसे मॉड गॉन का माइंड इतना शांत रहता है, ट्रैंक्विल रहता है। उसका माइंड कितना नोबल है, यानी ऊंचे क्वालिटी का है। उसके माइंड को फायर के समान प्योर बताया गया है। मॉड के मेंटल फीचर्स को अप्रिशिएट करने के बाद पोइट उनकी फिजिकल फीचर्स को प्रेज करता है। पोइट कहता है कि मॉड की ब्यूटी, सौंदर्य, एक कड़े धनुष की तरह है। जैसे धनुष का धागा बिल्कुल टाइट बंधा हो तो वो जैसे वेल स्ट्रक्चर्ड, स्टर्न लगता है, वैसे ही मॉड है। मॉड के ग्रेसफुल, एलिजेंट, स्टर्न लुक को फुल ऑफ ऑस्टेरिटी और पैशनेट बताने की कोशिश की गई है। बो के एग्जाम्पल को देखे, मॉड के अंदर के एक्शन, वायलेंस, रिस्ट्रेंट, इसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। फिर पोएट आगे की 2 लाइंस में जो कहता है उसको पहले की लाइंस से कनेक्ट करके यही मतलब निकलता है कि मॉड के पास जो हाई एंड माइंड था, जो फायर की तरह प्योर माइंड है, उसके पास जो एक्सेप्शनल फिजिकल ब्यूटी है, वो इस एज में नेचुरल यानी स्वाभाविक नहीं है, वो एक्सेप्शनल है। कॉमन आयरलैंड के लोगों से बहुत ऊंचे लेवल की है मॉड गॉन। पोइट कहता है कि मॉड आइडियल्स और ब्यूटी में बहुत ऊंची थी, अकेले चलने वाली है, अकेलेपन में भी इतने करे, सीरियस और स्ट्रिक्ट स्वभाव की है, फिर भी उसका माइंड कितना शांत है। वो उसके माइंड की ट्रैंक्विलिटी को प्रेज कर रहा है। लास्ट 2 लाइंस फिर से रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। व्हाई, व्हाट could she have done being what she is? Was there another Troy for her to burn? पोइट कहता है कि जो वो थी, वो होकर वो और कर भी क्या सकती थी। यहाँ भी पोइट मॉड गॉन को प्रेज कर रहा है कि मॉड इतने प्योर माइंड, एक्सेप्शनल ब्यूटी, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, हाई आइडियल्स, नोबलनेस के साथ और कर भी क्या सकती थी। यानी उसने जो भी किया बहुत बढ़िया किया, उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि दोषी कौन है। तो नेक्स्ट रिटोरिकल क्वेश्चन में पोइट बोलता है कि क्या मॉड के लिए जलने के लिए तैयार, क्या आयरलैंड था जैसे हेलेन के लिए ट्रॉय जल गया था। यहाँ पोइट ट्रॉय के वॉर की स्टोरी का रेफरेंस ले रहा है और कंपेयर कर रहा है कि जैसे ग्रीस में हेलेन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे सुंदर थी, हाईली डिजायरेबल थी, वैसे ही मॉड गॉन ऊंचे दर्जे की, हाई आइडियल वाली, एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल लेडी है आयरलैंड में। लेकिन ट्रॉय के लोग, राजकुमार ने हेलेन के लिए ट्रॉय को जल जाने दिया। पर आयरलैंड के लोगों में मॉड गॉन के ऊंचे आइडियल्स,
पर चलने की कैपेसिटी नहीं है, उनमें मॉड के जैसी नोबिलिटी नहीं है, आयरलैंड के कॉमनर्स में मॉड के गुणों को समझने की, मॉड के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कैपेसिटी नहीं है। पोइट यहाँ आयरलैंड के लोगों को स्नब करते हैं कि ये लोग मॉडगॉन को डिजर्व नहीं करते। कंक्लूसिवली, अब हम कंक्लूजन समझ लेते हैं। पोएम का कंक्लूजन यही है कि पूरे पोएम में पोएट यानी विलियम बटलर यीट्स मॉडगॉन को उस पे लगे आरोपों से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पोएट को दुखी करना हो, उनके मैरिज प्रपोजल्स को ठुकराकर, या आयरलैंड के वॉयलेंट स्ट्रगल में आयरलैंड के साधारण जनता को धकेलना हो। पोएट न केवल मॉड को उस पे लगे आरोपों से एब्सॉल्व करता है, वरन वो मॉडगॉन को उसके कैरेक्टर पर्सनालिटी को हाईली एलिवेटेड बताकर ट्रॉय वॉर के हेलन से कंपेयर करता है और आयरलैंड के लोगों को मॉक करता है। पोएम सोनेट के फॉर्म में है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसमें 2 कपलेट नहीं है जो जनरली सोनेट को एंड करता है। इसमें 12 लाइंस हैं, जबकि सोनेट में 14 लाइंस होते हैं। ऐसा ही एक एक्सेप्शन शेक्सपियर के सोनेट नंबर 126 में भी हमें देखने को मिलता है, जहां 12 लाइंस हैं, 14 नहीं है। राइम स्कीम पोएम को 3 क्वार्ट्रेंस में डिवाइड करती है, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ। मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ सुधार चाहिए हो, अगर आपको वीडियो कंटेंट में कुछ भी चेंज चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।